शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं यास साइक्लोन से रिलेटेड। यास साइक्लोन कल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को हिट करने वाला है। इसी के चलते चलते 13 लाख लोगों को सेफ जगह में शेल्टर जो होम बनाए गए हैं वहाँ पर उनको लेके जाया गया है। ठीक है, चाहे वो पश्चिम बंगाल के व्यक्ति हों चाहे वो उड़ीसा के लोग हों, ताकि जब ये यास साइक्लोन टकराएगा समुद्री तट से, मतलब कोस्टल वाले एरिया से, तो लोग कम से कम प्रभावित हो सकें। अब हम समझ लेते हैं साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन को हम साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का इंटेंस वॉर्टेक्स या फिर वर्ल होता है। वॉर्टेक्स या वर्ल किसको कहते हैं? भंवर बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में आपने भंवर देखे उन्हें गोल गोल। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप कभी गांव में रहे हो और तेज़ी के साथ में पानी गिरता है तो गांव की जो रास्ते रहते गली रहती है वहाँ पर आपने पानी का गोल गोल घूमता हुआ भंवर ज़रूर देखा होगा। तो ठीक ये भी उसी प्रकार का रहता है। ठीक है, तो ये क्या रहता है? इंटेंस वॉर्टेक्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसमें वेरी जो स्ट्रॉन्ग वाइंड्स है ना, चारों ओर इसके सर्कुलेट होना चालू कर देती हैं। अब इसकी जो दिशा है वो अलग अलग रहती है। उत्तरी गोलार्ध में अलग रहेगी, दक्षिणी गोलार्ध में अलग रहेगी। यदि उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन आते हैं तो उसकी दिशा रहती है एंटी क्लॉकवाइज। यदि दक्षिणी गोलार्ध में भंवर आते हैं, मतलब साइक्लोन आते हैं, तो उनकी दिशा रहती है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में वो घूमते हैं। अब ये जो वर्ड साइक्लोन है ना, ये ग्रीक भाषा के साइक्लोस से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है कॉइल ऑफ ए स्नेक। अब अलग अलग एरिया में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि साइक्लोन हम कहते हैं अपने जो हिंद महासागर से उठने वाला जो साइक्लोन है ना, उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, हरिकेन कहा जाता है अटलांटिक ओशियन में जो भी साइक्लोन आते हैं उनको। टाइफून कहते हैं पैसिफिक ओशियन में आने वाले साइक्लोन को। और विली विलीज कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन सी के ऊपर जो उठने वाले साइक्लोन हैं उनको। ठीक है, और जो नॉर्थ इंडियन ओशियन है वहाँ इनको साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि ये हमारी 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा है और इसके आप 30 डिग्री ऊपर जाइए और 30 डिग्री नीचे जाइए। ये वाला जो एरिया है सबसे ज़्यादा साइक्लोन यहीं पर आते हैं। इसके आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर सूरज की जो किरणें रहती हैं ना, वो एकदम सीधी पड़ती हैं, और बाकी जो ध्रुवी वाला जो एरिया रहता है उधर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसके चलते चलते ज़्यादातर जो हिस्सा है ना, हीट यही वाला हो पाता है, बाकी इधर का एरिया उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, तो स्थल और जल दोनों के टेम्परेचर में अंतर होने के कारण ही ये साइक्लोन बनते हैं। और यहाँ पर इसका जो क्षेत्र हम देखे हैं, इस क्षेत्र में क्यों बनता है इसका रीज़न भी हम जान चुके हैं। अब जैसे कि ये जो साइक्लोन आया है ना, इसको IMD की तरफ से वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में इसको डाला गया। अब साइक्लोन जो आएगा उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी स्पीड से ये आ सकता है। इसी के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात है लो प्रेशर एरिया। ठीक है, इसकी स्पीड रहती है मतलब 31 किलोमीटर से भी इसकी जो स्पीड है वो कम रहती है, इसके 31 किलोमीटर प्रति घंटा के से भी कम। इसके बाद डिप्रेशन की कैटेगरी बांटी गई है। ये इसकी स्पीड रहती है 31 से 49 किलोमीटर। इसके बाद आता है डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन को बांटा गया है 50 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, इसके बाद आता है साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो इसकी जो स्पीड है वो है 62 से 88। ठीक है, इसके बाद आता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म।
इसकी स्पीड रहती 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो आज जो हम देखने वाले हैं वो है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसकी स्पीड होती है 118 से 167। इसके अलावा भी एक्सट्रीमली सीवियर है और सुपर साइक्लोनिक स्ट्रीम है। तो एक्सट्रीमली साइक्लोनिक इसकी स्पीड रहती है 168 से 222 और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्पीड रहती है 222 से भी ज़्यादा या फिर उसी के बराबर में रहती है। ये तो हम स्पीड देख लिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हमको देखना है सीबीआई से रिलेटेड। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल, इनको सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे नाइट को इनको अपॉइंटमेंट किया है। ये रहे हैं महाराष्ट्र कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर 1985 बैच के। ठीक है, सुबोध कुमार जो है ना करेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के रूप में, ठीक है, ऐसे सीबीआई डायरेक्टर रहे थे और अब ये सीबीआई के रूप में आने वाले 2 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले ये क्या थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रहे थे। तो अब हम देख लेते हैं सीबीआई के बारे में। देखिए, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम की, उसी का टाइम चल रहा था, उसी की अर्ली स्टेज की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने ये रियलाइज़ किया था कि देखिए बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने इंक्रीज़ देखा। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो हो रहा था, इतना ज़्यादा खर्चा आखिर हुआ कहाँ। ठीक है, और इसमें उनको ये लगा कि इसने लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रदान कर दी है बेईमानी के लिए, एंटी सोशल पर्सन के लिए। ठीक है, जिसमें ऑफिशियल लोग भी लगे हैं और नॉन ऑफिशियल भी लोग लगे हैं और ये लोग मांग कर रहे थे ब्राइबरी की और करप्शन को बढ़ावा दे रहे थे, मतलब घूस मांग रहे थे। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल सभी लोगों को इसमें पाया था। ठीक है, और दिक्कत वाली बात ये थी कि ये भी फील किया गया पुलिस और जो अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी आ रही हैं ना, वो इस पोजीशन में भी नहीं थी कि वो सिचुएशन को संभाल सकें। ठीक है, अब इसके बाद फिर सरकार कहलाती है स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को करती है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास किया। ठीक है, सन 1941 की बात है। अब ये जो स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ये अंडर में काम करती थी डीआईजी के। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जो वार है ना, ये इसका काम किया था कि ऐसे केसेस जो कि ब्राइबरी और करप्शन से रिलेटेड हैं, ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना इसका काम था। ठीक है, इसके 1 साल बाद में क्या होता है, एसपीई की जो एक्टिविटीज़ है ना, या फिर इसके जो कामकाज है, इसको और भी बढ़ा दिया गया। अब सरकार को ये लगा कि नहीं, रेलवे का जो डिपार्ट है ना, वो भी इस करेक्शन में शामिल रहा, क्योंकि रेलवे के माध्यम से ही सामान की ढुलाई एक जगह से दूसरी जगह किया जाता था। ठीक है, वार के लिए जो भी मटेरियल की सप्लाई की जाती थी ना, वो रेलवे के माध्यम से ही की जाती थी। इसीलिए इसकी एक्टिविटी को उन्होंने रेलवे से रिलेटेड करप्शन को भी हैंडल करने के लिए बढ़ा दिया था। इसके बाद इस्टाब्लिश होता है स्पेशल पुलिस फोर्स। 1 साल बाद 1943 में एक ऑर्डिनेंस को इशू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, इसी के अंतर्गत स्पेशल पुलिस फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें क्या निहित था, इसमें वेस्टेड था पावर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ सर्टेन कैटेगरी निर्धारित कर दी गई, किस किस प्रकार के ऑफेंसेस आपको इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, और कनेक्शन कौन से होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटेड एनीवेयर ब्रिटिश इंडिया।
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ बोल देगी वहाँ पर ये इन्वेस्टिगेट अब कर सकती है। इसके बाद की कहानी लंबी है, इसलिए हम एक काम करते हैं, अब डायरेक्ट हम चल लेते हैं सीबीआई की स्थापना कब हुई थी और इसके कौन कौन से डिवीज़न हैं। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना, ठीक है, एक रेजोल्यूशन के द्वारा लाया गया 1 अप्रैल 1963। इसके अलग अलग डिवीज़न थे: इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन डिवीज़न, टेक्निकल डिवीज़न, क्राइम रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न, रिसर्च डिवीज़न, लीगल जनरल डिवीज़न, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, भारत सरकार ने नया जो आईटी रूल लेकर आई है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। न्यूज़ में बताया गया है कि आज से ये काम में आना चालू हो जाएगा। आज से ये रूल जो है कंपनियों पर लागू होने वाला। कौन कौन सी कंपनियों पर? जैसे कि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इसके अलावा भी जो न्यूज़ वाली एजेंसी है ना, इन पर भी ये रूल लागू होता है। इसके अलावा ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनके ऊपर भी लागू होता है। तो यदि हम सोशल मीडिया की बात करें कि सोशल मीडिया में इनके लिए क्या क्या रूल बनाए गए, सबसे पहला रूल इनके लिए जो मोटे तौर पर हम देखें ना, तो सोशल मीडिया वाली जो कंपनीज़ हैं इनको बताना होगा, जैसे कि व्हाट्सएप है, मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है, सबसे पहले उस मैसेज को करने वाला आदमी आखिर कौन है। अब एक तरफ तो व्हाट्सएप कह रही है कि हम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड प्रोसेस को अपनाते हैं, आपके मैसेज को कोई पढ़ नहीं सकता, आपकी लोकेशन कोई जान नहीं सकता। लेकिन अब सरकार ने ये रूल्स ला दी है, तो फिर हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? हमारे डाटा को सरकार अपने पास रखेगी व्हाट्सएप से लेके, और फिर उस डाटा की जो साइबर सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। वो हमारा जो डाटा है ना, वहाँ से सिक्योर कैसे रहेगा, इस बात को इंश्योर कौन करेगा? तो सबसे पहली दिक्कत यही हो जाती है डाटा सिक्योरिटी की। ठीक, एक तरफ तो कहते हैं कि प्राइवेसी प्राइवेसी, लेकिन दूसरी ओर कह रहे हैं कि वो मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है उसको हमें बताओ बोलते हैं। ठीक, उसको शेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ में। इसके अलावा इनको ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा, जो कि कंप्लेंट्स को 15 दिन के अंदर में सॉल्व करेगा। ठीक है, और हर महीने आप हमें रिपोर्ट दीजिए कितनी कंप्लेंट आई और आपने क्या क्या उसके लिए एक्शन लिए। अब हम बात करते हैं डिजिटल न्यूज़ के लिए। तो इसके लिए इनको फॉलो करना पड़ेगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के नॉर्म्स को। इसमें क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, किनके लिए? ओवरसीज एडहेरेंस टू कोड ऑफ एथिक्स, इसको इनको फॉलो करने के लिए। और है INB मिनिस्ट्री, ठीक है, ये मिनिस्ट्री फॉर्म करेगी पैनल को और ओवरसाइट मैकेनिज्म को। OTT प्लेटफॉर्म के लिए क्या है, इनको जो भी कंटेंट ये दिखा रहे हैं उसमें सेल्फ क्लासीफाई होना चाहिए वो कंटेंट। जैसे कि 5 एज की कैटेगरी है, ठीक है, U मतलब यूनिवर्सल, UA 7+ ईयर, UA 13+, UA 16+ और एंड A कैटेगरी, इतनी कैटेगरी में उसको बांट दिया गया है। फिर इसमें है पेरेंटल लॉक्स का सिस्टम होना चाहिए, कोई भी कंटेंट हो उसके लिए, ठीक है, कि अंडर 30+ जो और जो एबव वाली कैटेगरी है उसके लिए पेरेंटल लॉक सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद एज वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा इनको, ठीक है, और कंटेंट को क्लासिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि ए कंटेंट, ए मतलब एडल्ट। अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कंपनी कौन सी हैं। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ने कुछ इंडिकेशन दे दिया है कि जैसे कि यदि किसी कंपनी के 50 लाख यूज़र हैं ना, तो उनको सोशल मीडियरीज के अंतर्गत रखा जाएगा। ऐसी सारी कंपनीज इस एक्ट के अपने इसमें लागू करेंगे। अब
इसमें जो सेल्फ रेगुलेशन वाली बात कही गई है, तो इसमें अलग अलग ऑफिसर्स की नियुक्ति कंपनियों को खुद से करना रहेगा। चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है, जो भी कॉम्प्लायंस आती है ना उसमें जो एक्ट और रूल्स हैं वो माने जा रहे हैं कि नहीं माने जा रहे हैं, इनको मनवाने के लिए इसकी नियुक्ति की जाएगी। दूसरी बात है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, 24 घंटे सातों दिन इसको सेवा देना पड़ेगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन करेगा इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ साथ में, उसके भी जो कुछ भी लॉ है। इसके अलावा रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, ये जो है परफॉर्म करेगा कुछ कुछ फंक्शन जो भी मेंशन किए गए हैं अंडर ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म के अंतर्गत। और जितने भी ऑफिसर हैं ना ये पूरे इंडिया के होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। अब इसमें अच्छी बात ये बताई गई है कि देखिए ऐसी कंप्लेंट जो कि अगेंस्ट में रह जा रही हैं डिग्निटी ऑफ यूज़र्स, पार्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, ठीक है, जिसमें कि उनके प्राइवेट पार्ट को यदि शो किया जाता है, न्यूडिटी दिखाई जाती है, सेक्सुअल एक्ट्स दिखाए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो एक्ट्स हैं ना या फिर उनका चेहरा जो चेंज कर दिया जाता है, दूसरे किसी का फिट कर दिया जाता है, तो ये बदले की भावना से करते हैं, किसी की इज्जत को डाउन करने के लिए करते हैं। तो ऐसे कंटेंट यदि आपके प्लेटफार्म पर हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर में उसको हटाना होगा, ऐसा इस एक्ट में कहा गया है। दूसरी बात ये तो हम देख चुके हैं कि ओरिजिनेटर कौन है उसको ट्रैक करना है। तो एक बात यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि जो कंपनी यदि अभी जो लागू किया गया है नियम कानून IT एक्ट 2021, इसको यदि वो नहीं मानती है तो आखिर उसको होगा क्या, अभी ये बात उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन एक ही बात यहाँ पर सामने आती है कि जब भी कोई इस प्रकार का केस रहता है ना तो सरकार किनको तलब करती है, जो उस कंपनी में जो काम करते हैं ना ऑफिसर लोग, उनको तलब करती है। अब जबकि कंपनी का मालिक तो कोई और है, लेकिन कंपनी के उस ऑफिसर को ही तलब किया जाता है जो कि यहाँ पर नियुक्त रहता है अपने इंडिया में। दिक्कत ये हो जाती है और उसी से बस पुलिस से रिलेटेड पूछताछ चालू हो जाती। इसके बाद एक न्यूज़ आई है महाराष्ट्र से। देखिए हमारे जो मैंग्रोव वन्स होते हैं ना उनको हम कैसे करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एक उपाय दिया गया है। यदि कभी हमें अपनी बायोडाइवर्सिटीज़ को कंजर्वेशन करने से रिलेटेड कोई बात आती है तो आप इस बात का उल्लेख ज़रूर कर सकते हैं, एकदम नया पॉइंट है। तो महाराष्ट्र में जो मैंग्रोव है ना उनको सेव करने के लिए एक प्लानिंग की गई है, ठीक है। उसमें ये कहा गया है कि जो महाराष्ट्र मैंग्रोव सेल्स है ना वो एक्वायर करेंगे ड्रोन और सेटअप करेंगे CCTV कैमरा नेटवर्क एक्रॉस MMR। इससे उन पर क्या है, आँख गड़ा करके आप उनका डिस्ट्रक्शन बाय डेब्रिज, ठीक है, मलबे के द्वारा उनका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात जो लैंड माफिया लोग जो रहते हैं ना, जो कुछ भी अतिक्रमण या फिर जो भी काम वो करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनकी भी गतिविधियों को हम देख सकते हैं। और इसी में आधारित एक डिस्कशन हुआ था जिसको होस्ट किया था एक NGO ने, नेट कनेक्ट फाउंडेशन। और NGO ने लॉन्च किया था एक सोशल मीडिया कैंपेन जिसका नाम है मम बायोडाइवर्सिटी बचाओ, मतलब मुंबई बायोडाइवर्सिटी बचाओ। इसके बाद वाली न्यूज़ केरल से है। MB राजेश जो है अब वहाँ के 15वें स्पीकर चुन लिए गए हैं। उन्होंने डिफीट किया है UDF के PC विश्वनाथ को, ठीक है। अब यदि हम MB राजेश की बात करें तो CPIM लेजिस्लेटर हैं ये, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं त्रिथाला कंस्टिट्यूंसी को, बात कर रहे हैं हम पलक्कड़ की, ठीक है। और दूसरी बात है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के ये कैंडिडेट हैं जो कि चुने गए हैं 15वें
क्या, स्पीकर, जिसको अध्यक्ष कहा जाता है इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो पंजाब सिंह एक हैं आर्मी के सैनिक जिनकी डेथ हो गई है। 1971 के वार में इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है, और इनको एक अवार्ड भी दिया गया है, अवार्डेड भी किया गया है, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट वार टाइम गैलेंटरी अवार्ड जिसको बोला जाता है, वीर चक्र अवार्ड ऑन दिसंबर 1971। अब यदि हम इनकी कहानी की बात करें तो 1971 के वार में एक ऑपरेशन में ये शामिल थे, ऑपरेशन कैक्टस लिली, ठीक है, 6वीं बटालियन, ठीक है, जो सिख रेजिमेंट है उसके, इसने ऑक्यूपाई कर लिया था 13 किलोमीटर हाइट जो होती है ना पुंछ जम्मू कश्मीर में, उसकी हाइट में 13 किलोमीटर हाइट इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन जब इसका लॉस हुआ तो इसने डायरेक्टली थ्रेट किया था किसको, पुंछ वाले एरिया को, और इनको भी इन्होंने इफेक्ट किया। जब ये लोग उस हाइट से लॉस हो गए, उस हाइट को इन्होंने लॉस कर दिया, तो फिर इनकी हेल्प के लिए किसी को भेजा गया था। फॉरेन वाले पेज से यदि हम देखें ना तो आज मैप में हम देखेंगे माली को। माली भी अफ्रीका की एक कंट्री है और आज न्यूज़ में आया है। अफ्रीका में सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरफ ये पड़ता है। तो अफ्रीका का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है और जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसमें माली देश स्थित है। अटलांटिक ओशियन इसके पड़ता है पश्चिमी तट पर, पश्चिमी हिस्से में अटलांटिक ओशियन पड़ता है। और भी इसकी लोकेशन को हम क्लियरली समझ लेते हैं। देखिए ये है प्राइम मेडिरियन जो कि लंदन की ग्रीनविच साला से होकर गुजरती, जहाँ यहीं से हम टाइम का पूरा वर्ल्ड में निर्धारित करते हैं, 0 डिग्री वाली लाइन है। इसके बाद है 23.5 डिग्री नीचे में यदि हम जाएंगे तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये है मकर रेखा। और 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो ये है हमारी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोनों के बीच में लगभग ये देश स्थित है माली। और ये जो 0 डिग्री वाली जो प्राइम मेडिरियन है ये इसके बीच से होकर गुजरती है। अब मेन यदि हम ओशियन देख लें तो इस देश के साउथ वाले हिस्से में पड़ता है साउथ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। इसके उत्तरी और पूर्वी भाग में पड़ता है मेडिटेरियन सी और पूर्वी भाग में रेड सी है, ठीक है। इसके बाद पूर्वी हिस्से में ही अराबियन सी की लोकेशन है। और यदि पूर्वी और दक्षिणी हिस्से की तरफ हम जाते हैं तो इंडियन ओशियन पड़ता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा मैप ताकि हम जान सकें कि ये किसके साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं इसके नॉर्थ में। तो नॉर्थ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है ये अल्जीरिया के साथ में। फिर यदि इसके पूर्वी हिस्से की तरफ जाएंगे तो ये नाइजर के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। इसके नाइजर के नीचे में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है बुर्किनो फासो के साथ में। और यदि इसके साउथ वाले हिस्से की तरफ जाएंगे तो आइवरी कोस्ट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ठीक है। और भी यदि आप साउथ में जाएंगे और पश्चिमी हिस्से की तरफ जाएंगे गुआना के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, फिर शेयर करता है सेनेगल के साथ में। और इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है मॉरिटानिया के साथ में। यदि इसकी थोड़ी सी जियोग्राफी हम देखें तो यहाँ से जो मेन रिवर गुजरती है वो है नाइजर रिवर, ठीक है। ये गुयाना से होते हुए एंटर करती है माली में, ठीक है। और जहाँ पर इसकी राजधानी इसी के किनारे पर स्थित है बामको। सेगाऊ आगे चल के इसी रिवर के किनारे बसा है। फिर पड़ता है मोप्ती, ठीक है, इसी नाइजर रिवर के किनारे। और फिर आगे पड़ता है गाओ। इस प्रकार से होते हुए फिर ये एंटर कर जाती है नीचे वाली कंट्री में, ठीक है।
इसके बाद ये आप देख रहे हैं सहारा का डेजर्ट फैला हुआ है, और ये है इसके नॉर्थ वाले हिस्से में अदरार डेज इफुगोस। ठीक है, ये थोड़ा हाइट वाला एरिया है इसका। और बाकी ये जो ग्रीन हिस्सा हम देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है वो पठारी वाला इलाका है, और ये पूरा जो कलर आप देख रहे हैं ये पहाड़ी वाला इलाका कहला जाता है। लेकिन जो जो हल्का कलर है, ये जो कलर है वो डेजर्ट को दर्शाता है, ये वाला बिल्कुल एकदम जो लो कलर है। उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी हाइट इसकी इंक्रीज़ होते जाती है कलर के हिसाब से। तो अब यदि हम बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ आई है कि देखिए माली में थोड़ा राजनीतिक हलचल मच गई है, क्योंकि आर्मी ने प्रेसिडेंट और पीएम को डिटेन कर लिया है। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग मैन है गोइटा ना, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो चुनाव है अब 2022 में होंगे।